हुई बातचीत हुई और उसमें आप लोगों ने इस सेमिनार का विषय इस रूप में तय किया और वक्ताओं के रूप में इतने अच्छे नाम तय किए, साथ ही मुझे भी इसका एक हिस्सा बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नासिरा जी के सामने बोलना, मैं कहूँ मैं इनको पढ़कर बड़ी हुई हूँ तो अतिशयोक्ति नहीं। मैंने अपने ग्रेजुएशन के दिनों में मैंने शालमली, ठिकरे की मंगनी और इनकी तमाम किताबें पढ़ी और अभी जब इनके साथ बोलना है तो मैंने फिर से इनकी कुछ किताबों को दोहराया। लगभग सारी किताबें इनकी मेरे पास हैं क्योंकि मुझे शौक है जिन चीज़ों को मैं पढ़ती हूँ वो मेरे पास हो, तो इनकी लगभग सारी किताबें मेरे पास है। मैंने कभी एक छोटा सा राइटअप भी इनके लेखन पर लिखा था जी, तो वो पुस्तकाकार प्रकाशित है और आज उनके सामने अध्यक्ष के स्थान से बोलना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं अपने तेवर संभाले रखूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। बहुत सुंदर ढंग से स्नेहलता ने शुरुआत की इस संगोष्ठी की। स्नेहलता ने आदिवासी स्त्री लेखन के विविध आयामों को खोला, बल्कि कई ऐसी चीज़ों से भी परिचित कराया जिससे सामान्य तौर पर हम परिचित नहीं हैं, और कुछ अपने अनुभव के सहारे, कुछ स्त्री लेखन की विभिन्न उपस्थितियों के सहारे उसने अपनी बात रखी। और मैं कह सकती हूँ कि मुझे गर्व हुआ और खुशी भी कि आज मैंने स्नेहलता के माध्यम से बहुत शानदार वक्तव्य सुना, बल्कि न केवल सुना, प्रवोक भी हुई कुछ ऐसी चीज़ों को सोचने और कहने के लिए। और स्नेह, आपको ये क्रेडिट जाता है कि अब तक शायद मैं भी कहीं लिख चुकी होंगी कि आत्मकथाओं से स्त्री लेखन का आरंभ हुआ, और अब जबकि मैं निरंतर शोधरत हूँ और बहुत सारी चीज़ें लगातार लाने के प्रयास में हूँ और आपके सामने जल्द ही आ जाएंगी 2-4 दिन के अंदर ही, और उन तमाम चीज़ों को मैं कैसे थ्योराइज करूँ, कैसे उसको एक वैचारिक जामा पहनाऊँ, ये संकट मेरे सामने था। और मैं लगातार ये सोच रही थी कि अगर स्त्री लेखन इन तमाम चीज़ों को शामिल करता है तो स्त्री लेखन की शुरुआत और स्त्री चेतना से जुड़े स्त्री लेखन की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। केवल आत्मकथाओं से मानना बहुत सारी अलग तरह की दृष्टियाँ और विवेचना को जन्म दे रहा है, जबकि स्त्री लेखन का दायरा बहुत विस्तृत है। और जब मैं स्त्री लेखन कह रही हूँ तो स्त्री लेखन और स्त्रीवादी लेखन का फर्क भी मेरे सामने है, इस अर्थ में कि स्त्री लेखन एक बड़ा कैनवास है, व्यापक दायरा है, और जाहिर है इसके मेरिट डिमेरिट दोनों हैं। मेरिट ये है कि यह स्त्री के लिखे सब कुछ को समाहित करता है। डिमेरिट ये है कि यह स्त्री को केवल एक जेंडर एंटिटी के तौर पर देखता है, यानी वह सब कुछ स्त्री लेखन के दायरे में आएगा जो स्त्री होने के नाते किसी स्त्री ने लिखा है, इसमें उसकी अन्य किसी विशेषता को शामिल नहीं किया जा रहा। तो इस कॉन्सेप्ट में ये एक दिक्कत है। लेकिन जब हम 19th सेंचुरी का 20th सेंचुरी के स्त्री लेखन की बात करें तो जाहिर है वहाँ हम स्त्रीवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, अगर हम कैटेगोरिकली इस चीज़ को समझें तभी शायद हम इन पारिभाषिक टर्म्स के प्रयोग में सावधानी बरत सकते हैं। और वो ये है कि स्त्रीवादी लेखन एक पॉलिटिकल राइटिंग है, जबकि स्त्री लेखन जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल राइटिंग हो। दोनों में ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल अंतर है। और पॉलिटिकल राइटिंग मैं पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही। राजनीतिक लेखन करना और राजनीतिक लेखन के जरिए कुछ विशिष्ट मुद्दों को उठाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि स्त्रियों ने ऐसा करके अपने लिए बहुत सारे हक और हुकूक अर्जित किए हैं। तो पहली चीज़ तो ये स्त्री लेखन के संदर्भ में जब स्नेह कह रही थी कि आत्मकथा के जरिए बहुत सारी चीज़ें आई और स्त्रियों ने आत्मकथा लिखी, और आदिवासी स्त्रियों ने जो आत्मकथा लिखी है उसमें संस्मरण ज़्यादा आए हैं, आत्मकथात्मक
कलेवर है, फॉर्मेट है, वह कम आ पाया है। तो ऐसा इसलिए ये अब जो कुछ मैं काम कर रही हूँ पिछले कह सकते हैं पिछले 4-5 सालों से जो मैंने काम किया है, मैं उसके आधार पर ये बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि स्त्री लेखन का आरंभ आत्मकथाओं से नहीं होता। उसके बहुत पहले से स्त्रियाँ लिख रही हैं, राजनीतिक चेतना के साथ लिख रही हैं। आप उसे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कहें या विमेन कॉन्शियसनेस कहें, उस चेतना के साथ लिख रही हैं। अपने अधिकारों को लेकर एक खास सजगता के साथ लिख रही हैं। अपने नागरिक अधिकारों के साथ एक खास तरह से बर्ताव की मांग के साथ लिख रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए स्त्री लेखन को आज के समय में अगर देखना हो तो 90 के बाद के आत्मकथात्मक लेखन से उसका आरंभ हम नहीं मान सकते, और उसे हमें 20वीं शताब्दी के आरंभिक स्त्री लेखन की तरफ लेकर जाना होगा। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें होती है स्त्री लेखन को लेकर, स्त्रीवाद को लेकर, स्त्रीवादी विमर्श को लेकर, और ज़्यादातर जब बातचीत होती है तो उसमें एक नकारात्मक पक्ष रहता है। उसका कारण है, वो कोई मतलब कोई चीज़ अगर कही जा रही है तो बेबुनियाद नहीं कही जा रही है, उसकी वजह हैं, लेकिन उस नकारात्मकता के साथ हमें ये देखना चाहिए कि स्त्री लेखन ने स्त्रीवादी, जिसे हम आज के उसमें कहें 90 के बाद के संदर्भ से भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो स्त्रीवादी लेखन ने हिंदी साहित्य को और भारतीय साहित्य को दिया क्या है। हम यहाँ से क्यों नहीं सोचना शुरू करते? बाकी के साहित्य में जहाँ हम फिरका परस्ती से लेकर तमाम चीज़ें देखते हैं, एक तरह का द्वेष भाव भी देखते हैं, पैट्रियार्की को भी मौजूद देखते हैं पूरे वजूद के साथ, स्त्री लेखन में इन तमाम चीज़ों का एक तरह से निषेध है। सबसे अच्छी बात जो स्त्री लेखन ने किया है, स्त्रीवादी लेखन ने किया है और स्त्रीवादी विमर्श ने किया है, वो ये कि कुछ और दिया हो या ना दिया हो, स्त्रीवादी लेखन ने कम से कम जातिवादी साहित्य नहीं दिया है। कुछ और दिया हो या ना दिया हो, स्त्रीवादी लेखन ने कम्युनल लिटरेचर नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया है। आगे की मैं नहीं जानती, अभी तक नहीं दिया है। स्त्रीवादी लेखन ने नस्ल भेद का साहित्य नहीं लिखा है जो आदमी को नस्ल के आधार पर दूसरे से बांटता है। स्त्रीवादी लेखन का यह एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष है, बहुत ही सकारात्मक पक्ष। और हाँ, इसके विस्तार के लिए इसके दायरे को जरा ज़्यादा सहिष्णु बनाने की ज़रूरत है। वह जो हम एक दुश्मन खड़ा करके बात करना सीख गए हैं, उस दुश्मन को जरा दोस्त की निगाह से देखने की ज़रूरत है। दुश्मन कोई मर्द नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वह विचार है, वह पुंसवादी सोच है जो स्त्री को जब तक वह आवाज़ नहीं उठाती तब तक गुलाम बनाए रखने में विश्वास करता है। और एक चीज़ और कि आप दुनिया का साहित्य उठाकर देख लीजिए, स्त्रियों के पक्ष में अगर किसी ने सबसे पहले कलम चलाई है तो वो पुरुष ही है। हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी पुरुष ही हैं जिन्होंने स्त्रियों के पक्ष से सबसे पहले बात रखी। राजा राम मोहन राय दूर नहीं, सती प्रथा का जिन्होंने उन्मूलन किया दूर नहीं। इसी तरह से भारतेंदु या और लोग जिनको हम नवजागरण के पुरोधा के रूप में याद करते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। हाँ, गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ ये है कि जब हम पैरोकारी करते करते उसकी जगह भी घेरना शुरू करते हैं तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ लेखकों ने नहीं किया, साहित्य इतिहास लेखकों ने किया। लेखकों ने बिल्कुल नहीं किया, न बालकृष्ण भट्ट ने किया, न महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, न और किसी ने किया। लेकिन साहित्य इतिहास लेखकों ने ये गड़बड़ किया है। उन्होंने अपनी छतरी और अपना पैमाना इतना विचित्र रखा कि उसमें स्त्रियां बाहर निष्कासित रखा हो, बहिष्कृत रखा हो, किसी न किसी आधार को इस प्रकार चुना जिससे स्त्रियां स्वयं उससे बाहर चली जाएं और वो साहित्य इतिहास की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल ना हो। यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, स्त्रीवाद की मुख्य धारा की चर्चा संयोग से स्नेह ने किया।
संकट ये है कि अभी स्त्रीवाद की मुख्य धारा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्नेह भी कर रही थी और ये कह रही थी कि स्त्री लेखन की मुख्य धारा जो है वह दलित या आदिवासी स्त्री विमर्श पर उस तरह से नहीं सोचती। सच है, नहीं सोचती, लेकिन ये भी तो देखो वो अपने आप पर किस तरह से सोचती है। कितने स्त्री चिंतक उसने सही और सटीक ढंग से पैदा किए जो एक चीज़ों को थ्योराइज करते हुए बात को आगे ले जाए। शब्दों के लफाजे स्त्रीवाद नहीं है। अधिकार के खोने का दंश केवल स्त्रीवाद नहीं है। आपको उस पीड़ा को थ्योराइज करना होगा, उसे एक वैचारिक जामा पहनाना होगा और उसकी प्लेसिंग करनी होगी। साहित्य इतिहास लेखन और साहित्य लेखन की कसौटियाँ अलग होती हैं। वास्तविक और विमर्श की कसौटियाँ अलग हैं। उनको हम साहित्य में जब लेकर जाते हैं तो हमको उसी दमखम के साथ जाना पड़ेगा जिस दमखम के साथ वहाँ साहित्य इतिहास लेखन में अन्य सारी चीज़ों की कैनोनाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे में जो मुख्य धारा का स्त्री लेखन है उसको उठाकर देख लो। 4-5 नाम या 10 नाम 20 नाम जगमगाते जो आपको दिख जाएंगे, उनके लिटरेचर को पढ़ो, आप उनके आलोचनात्मक लेखन को पढ़ो। मैं अपनी बात कह रही हूँ और माफी के साथ कह रही हूँ कि मुझे बड़ी निराशा हुई जब केवल नेम ड्रॉपिंग के सहारे स्त्री आलोचना लिखी जाती है। स्त्री आलोचना को नेम ड्रॉपिंग की जरूरत नहीं। हम जूलिया क्रिस्टीवा से लेकर तमाम फ्रांसीसी और अमेरिकी जो स्त्रीवादी राइटर्स हैं उनकी चर्चा करें, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपकी अपनी पीड़ा, आपके अपने अनुभव, आपके अपने दंश और आपकी अपनी जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। थोड़ी बहुत साझी चीज़ों के साथ हम एक बड़ा कैनवास बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ों को समझें और फिर उसको थ्योराइज करें, उसको एक तरह से सटीक शब्दों में कि हम चाहते क्या हैं। हम जिस संसार का विरोध कर रहे हैं हमें बताना भी होगा कि हमें कैसा संसार चाहिए। अगर हम चाहिए नहीं बताएंगे और है का विरोध करेंगे तो दिक्कत होगी। और यही स्त्रीवाद की जो संकीर्णताएं हैं वो दिखाई दे जाती है, जिसकी तरफ नासिर अली इशारा कर रही थी। मैं नासिरा शर्मा की 2 कहानियों से ही बात करूं। देह की मुक्ति की बात हो रही थी। देह मुक्ति स्त्री विमर्श नहीं है, लेकिन स्त्रियों ने देह की मुक्ति को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा क्यों मचाया। और हंगामा मचाने के पीछे क्या वे नहीं जानती थी कि इसको ही टारगेट किया जाएगा। उनको आगे न बढ़ने देने के लिए इसी चीज़ को टारगेट किया जाएगा कि वे देह पर लिखाई और देह की मुक्ति ही उनका साधन और साध्य दोनों है। सब जानते हुए भी क्यों हंगामा मचाया? इसलिए मचाया कि स्त्री की देह को टारगेट करके ही अब तक उसके लिए तमाम बंधन जो उसे मुक्त और आज़ाद और स्वतंत्र होने से रोक सकते थे तैयार किए गए। मैं आपको एक छोटा सा कल का हालिया, नाम नहीं बताऊंगी, कल का हालिया उदाहरण दे रही हूँ, एकदम ताजा एम्पावर्ड वुमेन का। कल एक प्राध्यापिका प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी और उस प्रोफेसर ने संयोग से हमारा अनुभव साझा था, लेकिन मैंने अपना अनुभव उन्हें बताया नहीं था कि हुआ क्या था, मेरे साथ भी क्या हुआ था। लेकिन वो जो बता रही थी वो काबिल गौर है। वो बता रही थी कि मैं जब अपने विभाग जाती हूँ और कभी कभी बिना दुपट्टे के जाती हूँ तो स्त्री और जो स्त्री प्रोफेसर्स हैं वे तो मतलब निंदा और आलोचना की निगाह से देखती ही देखती है, टोक भी देती है। लेकिन जो पुरुष सहयोगी गण हैं वे सीधे नहीं बोलते कि आपने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, बिना दुपट्टे का कपड़ा क्यों पहना, बल्कि वो टारगेट करते हैं किसी लड़की को, छात्रा को, और कहते हैं वस्त्र सही से पहन के आई। ये वस्त्र जो है वो स्त्रियों का गहना होते, मतलब आप उस शिक्षिका के सामने कह रहे हैं जिसने बिना दुपट्टे का कपड़ा पहना है, दूसरी लड़की जो विद्यार्थी है आपकी, आप उसको चूंकि शिक्षिका को नहीं कह सकते तो आप उसको कल की घटना बता रहे हैं। ये कहाँ से ये साहस पैदा होता है? आप किसी के वस्त्रों पर टिप्पणी करें, किसी के खाने पीने पर टिप्पणी करें, ये साहस कहाँ से पैदा होता है? हम बताएंगे ये साहस है या दुस्साहस है? आप कौन होते हैं बताने वाले जब हम आपको नहीं बता रहे? अगर हमें भी वो आज़ादी आप दें। स्टुअर्ट मिल कहता है ना कि एक बार स्त्रियों के लिए भी, आप कहते हैं कि स्त्रियां आज़ाद होकर बहक जाएंगी,
स्त्रियां आजाद होकर, आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण, ऐसे जिमी स्वतंत्र होए विग्रही नारी, है ना, आपके पुराण शास्त्र सब कह गए आजाद होकर बहक जाएंगे। भाई एक बार आजाद तो कीजिए, बहकती हैं या नहीं सब तय करेंगे, और अगर बहकती हैं तो फिर दुरुस्त भी किया जाएगा। लेकिन आपने तो ऐसा कोई समय, कोई वक्त नहीं निकाला जब स्त्री को आजाद कर दिया हो। सुल्ताना का सपना तो सपना ही है, एक फैंटेसी है, यथार्थ तो नहीं बन पाया। तो इन तमाम चीजों में अगर मैं आपको संकट की कुछ जगहों को लेकर आगाह करूं, जो स्त्री लेखन का संकट है अभी के समय में, वो भी बहुत जरूरी है एक विद्यार्थी के नाते आप जाने। वो संकट क्या है? वो संकट ये है कि अगर हम अपनी पुरानी विरासत को ठीक ठीक अध्ययन और विवेचन मनन के जरिए पहचानेंगे, जानेंगे, तो समझ पाएंगे कि आज हम जहां खड़े हैं 2024 में, क्या हम उतने ही वैचारिक तौर पर आज़ाद हैं जितने गुलाम देश में, गुलाम भारत में आज़ाद थे स्त्री होने के नाते। आप अपनी जगह पाएंगे कि आज शायद स्त्रियों को उतनी आज़ादी नहीं है, और अगर है भी तो वे उस आज़ादी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। गुलाम भारत की स्त्री लिख सकती है कि धर्म और धर्म का सारा आवरण स्त्री के लिए एक बंधन है, उससे मुक्ति चाहिए। गुलाम देश की स्त्री लिख सकती है कि सतीत्व और सतीत्व की ये सारी जो संरचनाएं हैं, ये विभाजन के बाद के भारत के लिए कितनी बेकार संरचनाएं हैं। जब आप इस पार की औरत और उस पार की औरत की बात करते हैं, जबकि औरत दोनों तरफ घायल है, और जब आप कहते हैं कि अब देश का बंटवारा हो चुका है, दोनों तरफ औरतें एक दूसरे की औरतें, तो मतलब एक धर्म की औरतों को एक देश और दूसरे धर्म की औरतों को दूसरे देश यानी भारत भेज दिया गया है। तो अब भारत के जो पुरुष हैं, संभ्रांत घरानों के जो लोग हैं, वे उन स्त्रियों को वापस लेने से आनाकानी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व मान के चल रहे हैं कि उनका स्त्रीत्व और सतीत्व दोनों खंडित हो गए हैं, और इस सतीत्व को वे क्वेश्चन कर रहे हैं, वे सवाल उठा रहे हैं, वे राष्ट्र के उस पूरी परिकल्पना पर सवाल उठा रही हैं जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ। और महादेवी हो या और कोई, मैं कुछ नाम आपको बता सकती हूँ लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, आप केवल विचार को जानिए कि महादेवी जब कहती है कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, राष्ट्र क्या केवल भौगोलिक इकाई है, और राजनीतिक स्वतंत्रता क्या केवल स्वतंत्रता होती है? हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन दिमाग से आज भी गुलाम हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर आज भी केवल अनुकरणकर्ता की भूमिका में, तो हम गुलाम हैं, क्योंकि हम पिछलग्गू हैं, विचार से पिछलग्गू हैं। हम किसी नए चीज़ के प्रति उस ललक और उत्साह से आगे नहीं बढ़ पाते। और महादेवी जब ये कहती हैं कि राष्ट्र क्या और कैसा होना चाहिए, और स्त्री पुरुष के संबंध क्या और कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो दो चीज़ों पर जोर देती हूँ। और इन दोनों चीज़ों में मैं एक चीज़ दोनों पक्षों में कॉमन है। ये दो चीज़ें हैं, निकटता और साहचर्य। निकटता और साहचर्य। निकटता से मतलब है आप एक दूसरे का के समीप होना, और साहचर्य से मतलब है आपस में मिलजुल कर साथ रहना, एक साथ जीवन बसर करना, चाहे परिवार के भीतर हो चाहे समाज के भीतर। और विडंबना क्या है कि इस विज्ञान के युग में हम दूर की चीज़ों को तो निकट ले आए, अंतरिक्ष में क्या घट रहा है ये हमको मालूम है, मंगल ग्रह पर कब यान जाएगा और कितनी जमीन खरीदी जाएगी चांद पर, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में रहने वाले का जीवन कैसा है, वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। शहरों के अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है, आप उसे गौर से देखिए। आपके पड़ोस में एक ही धर्म और जाति के लोग ज़्यादातर मिलेंगे। जाति तो चलिए विविधता मिल भी सकती है, लेकिन धर्म मुश्किल से आपको अपने पड़ोस में, अगर हिंदुओं की कॉलोनी है तो केवल हिंदू मिलेंगे,
मुसलमानों की कॉलोनी है तो केवल मुसलमान मिलेंगे। कहाँ से निकटता पैदा होगी, कहाँ से साहचर्य पैदा होगा? और रही स्त्री पुरुष संबंध की बात, तो स्त्री पुरुष संबंध में भी महादेवी यही कहती है, और तमाम स्त्रीवादी जो लेखिकाएं हैं जो 20वीं सदी के आरंभ में लिख रही हैं, वे यही कहती हैं कि साहचर्य सर्वोत्तम स्त्री पुरुष संबंध है। अगर जिसकी चर्चा ये कह रही थी ईरान के संदर्भ में, इन्होंने बताया ईरान के संदर्भ में कि वो जो कलाकार स्त्री है, नासिरा जी ने बताया कि जो कलाकार स्त्री है वो कहती है कि मैं रात को पेंटिंग करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पति का साहचर्य नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता। लेकिन अगर ये करते तो शायद मैं इनके लिए इनके एक सुव्यवस्थित वातावरण बनाने में, एक आरामदायक माहौल बनाने में लगी रहती और इनके साथ रहती। तो ये जो साहचर्य है, जो स्त्री पुरुष संबंधों की बुनियाद है, इसको महादेवी महत्वपूर्ण मानती हैं और तमाम स्त्री लेखिकाएं महत्वपूर्ण मानती हैं। मेरी नई किताब में मैंने विस्तार से, बहुत विस्तार से, कम से कम उसमें 80-90 लेख हैं और कई सारे मिथ टूटते हैं कि स्त्रियां किन विषयों पर नहीं बोलती थी, और जो मिथ बना रखे हैं साहित्य इतिहासकारों ने कि स्त्रियां वैचारिक और विचारधारात्मक तरीके से न तो लिखती हैं, न सोचती हैं, न अपने समय और समाज को देखती हैं। ये सारे मिथ टूटते हैं क्योंकि स्त्रियां राजनीति पर भी लिख रही थी, स्त्रियां परिवार और व्यक्ति के बीच के संबंधों पर भी लिख रही थी, धर्म और अंधविश्वास पर भी लिख रही थी। आज एक कहानी बता दीजिए, एक राइटअप बता दीजिए जहां धर्म और अंधविश्वास के खिलाफ, जो स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा बंधन है, कुछ लिखा जाता हो। बल्कि अब तो और विचित्र स्थिति है कि होड़ लगी हुई है कि कौन कितना पीछे जा सकता है, कौन कितना बढ़ चढ़कर परंपरा और रूढ़ी की बात कर सकता है। परंपरा में सब चीज गलत नहीं है, परंपरा में एक पैर आगे है, एक पैर पीछे। पीछे वाला पैर भी आगे वाले पैर को सहारा देता है। गलत सब कुछ कहीं नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज नहीं है। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि अगला पैर हम रख कहाँ रहे हैं। कदम ताल करने वाला कोल्हू का बैल हो सकता है, इंसान होने के लिए तो दिमाग की जरूरत है, और ये स्त्री के लिए भी आवश्यक है, परिवार के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए भी आवश्यक है और राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है।